टीम में आई तब ब्लू लेगून दो छोटे बच्चों की कहानी है जो साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तब उनमें इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो यूरोप की यात्रा पर निकली है, जिसमें है 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमलिन, और ये दोनों कजन हैं। साथ ही रिचर्ड के पापा भी है और एक कुक था जो कि उस शिप पर खाना बनाता था। इस शिप पर और भी लोग थे। तभी अचानक शिप पर आग लग जाती है, जिससे पैडी जो कि एक कुक था वो बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाता है। दूसरे लोग भी बच गए थे, पर शिप के जलने से हर जगह धुआं फैल गया था, जिस वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और पैडी उन लोगों से अकेला पड़ जाता है। अब पैडी इस विशाल प्रशांत महासागर में अकेला था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। एक सुबह जब एमलिन की आंख खुलती है तो वो एक खूबसूरत और हरे भरे आइलैंड को देखती है और वो तुरंत पैडी और रिचर्ड को जगाती है, जिसे देखकर पैडी बहुत खुश हो जाता है और नाव को आइलैंड की तरफ मोड़ता है और ये तीनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां तरह तरह के पंछी थे, पीने के लिए ताजा पानी था और खाने की भी कोई कमी नहीं थी, जिससे ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब कम से कम वो यहाँ जिंदा रह सकते थे जब तक कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल जाती। तभी उन्हें रम का एक कैन मिलता है जिसमें रम भरी हुई थी। तो वहीं रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब है कि यहाँ और भी कोई आया हुआ था। ये सब देख के पैडी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पैडी एमलिन को वो लाल बेरी खाने से भी मना कर देता है क्योंकि वो जहरीली थी और उसे खाने से इंसान हमेशा के लिए सो जाता है, मतलब कि मर जाता है। अब पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना और ऐसी कई चीजें वो रिचर्ड को सिखाता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे तब पैडी रम पी रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि आइलैंड की दूसरी साइड से आ रही थी। तो अगली सुबह पैडी उस जगह देखने के लिए जाता है जहां उसे एक पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। ये देख के वो तुरंत वहां से भाग जाता है और रात को बच्चों को आइलैंड की दूसरी साइड कभी न जाने की चेतावनी देता है। अब उस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो ऐसा था जिससे पैडी डर रहा था। एक रात पैडी बहुत शराब पीता है। वो थोड़ी देर बच्चों के साथ डांस करता है और फिर नशे में वहीं सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को जब पैडी जागता है तो वो रम का कैन लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड और एमलिन उठते हैं तो वो पैडी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो दिख जाता है और वो दोनों नाव लेकर उसके पास पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब पैडी के चले जाने के बाद वो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। उस रात एमलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे दूसरे आइलैंड पर ले चलो। तो अगली सुबह वो अपना कुछ सामान लेकर उस आइलैंड को छोड़कर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं जहां वो पैडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो अपने लिए घर बनाते हैं और ऐसे ही वो अपना वक्त बिताने लगते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों खुश भी थे। अब क्योंकि वो बड़े हो गए थे इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, पर उन्हें ये फीलिंग समझ ही नहीं आती थी और ना ही वहाँ कोई होता जो उन्हें ये फीलिंग समझा सके। उनके लिए ये एहसास एकदम नया और तनावपूर्ण था। एक दिन जब एमलिन स्विमिंग कर रही थी तभी वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में वो देखती है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा था। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहां आता है तो वो पानी में ब्लड देखता है और वो एमलिन से पूछता है कि क्या हुआ, पर एमलिन उसे वहां से चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमलिन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एमलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमलिन को कोई चोट लगी थी, इसीलिए वो उसकी चोट देखना चाहता था, पर एमलिन उसे कुछ नहीं बताती, जिससे रिचर्ड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वो एमलिन से कहता है कि तुम मुझसे कई बातें छिपाती हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है ये दोनों और भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एमलिन रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी तो वहीं रिचर्ड भी एमलिन को देखा करता था। एक दिन रिचर्ड और एमलिन को दूर कहीं ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है तो एमलिन वहां देखने के लिए जाती है और यहाँ रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब वो आइलैंड पर चढ़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही है जिसे वो लोग छोड़कर यहाँ आ गए थे। एमलिन थोड़ा और आगे जाती है जहाँ उसे मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे वहाँ खून दिखाई देता है। ये देखकर एमलिन डर कर वहाँ से भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाके उसे ये सारी बातें बताती है। ये सुन के रिचर्ड उसे डांटता है क्योंकि बचपन से ही वो उस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं कि वो आइलैंड की दूसरी साइड कभी नहीं जाएंगे, पर आज एमलिन ने वो रूल तोड़ा था
एक रात जब एमिली सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देख के वो एकदम नींद से जागती है और वो बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद एमिली रिचर्ड को एक किस भी करती है पर रिचर्ड यहाँ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिलिन पर हावी होने लगता है, जिससे एमिलिन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एमिलिन सो रही थी। तब रिचर्ड एमिलिन के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिलिन जाग जाती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमिलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था पर एमिलिन उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। जब सुबह होती है तब रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। एमिलिन उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात भी नहीं करता। तो एमिलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है पर वो क्या कर रहा है वो एमिलिन को समझ नहीं आता। वो उसे आवाज लगाती है। इस वजह से रिचर्ड और भी गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप को देखता है और वो तुरंत घर की ओर भागता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने सिग्नल देने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी जिसे चलाकर वो सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमिलिन ने भी देख ली थी पर उसने जानबूझकर लकड़ियाँ नहीं जलाई। जब रिचर्ड इसका रीजन पूछता है तो एमिलिन उसे ठीक से जवाब नहीं देती। दरअसल एमिलिन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो अब यहीं रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। इतने सालों बाद उन्हें शिप दिखाई दी और उसे भी एमिलिन ने जाने दिया। वो अपने लिए एक डोंगी बनाता है और कुछ खाने पीने का सामान लेकर अकेला ही निकल पड़ता है, पर बीच से थोड़ी दूर जाते ही उसकी डोंगी टूट जाती है और वो वापस वहीं आता है, जहाँ एमिलिन उसका काफी मजाक उड़ाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुप चुप के देखती हो। तो एमिलिन कहती है कि तुम भी मुझे चुप चुप के देखते हो जब मैं बिना कपड़े की होती हूँ। रिचर्ड एमिलिन का मजाक उड़ाता है और नारियल अपनी छाती पर रख के उसे चिढ़ाने लगता है। तो एमिलिन गुस्से में उसके सर पे एक नारियल मारती है। बदले में रिचर्ड भी एमिलिन को एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर एमिलिन का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इसे मैंने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमिलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इसी दौरान एमिलिन उस स्टैचू पर फूल रखने जाती है। वो उस मूर्ति को गॉड मानती थी। जब वो वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। अब कई दिनों तक रिचर्ड ने एमिलिन को नहीं देखा था, तो वो उस गुफा पर जाता है जहाँ एमिलिन रहती थी, जहाँ वो एमिलिन की हालत देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब एमिलिन कहती है कि मेरा पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल किसी पत्थर के जैसी लग रही थी। एमिलिन की ऐसी हालत देखकर अब रिचर्ड भी डर रहा था। एमिलिन उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो गॉड कहती थी। तो रिचर्ड उसे लेकर उस स्टैचू के पास जाता है, जहाँ रिचर्ड गॉड से दुआ करता है कि एमिलिन जल्दी ठीक हो जाए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमिलिन ठीक हो जाती है। अब वो दोनों उस बहस को बुलाकर बातें भी करने लगे थे। वो वापस से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, बल्कि अब तो वो कुछ ज्यादा ही साथ रहने लगे। एक दिन वो दोनों एक साथ बैठ के फ्रूट खा रहे थे। तभी बातों बातों में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। पहली बार उन्होंने उस फीलिंग को समझा था और उसे महसूस किया था। अब वो दोनों बहुत खुश थे और दिन में कई बार रोमांस करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिलिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से एमिलिन भी अब रिचर्ड को टाइम नहीं दे पा रही थी। तब रिचर्ड उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करती, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तब एमिलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमिलिन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। वो एमिलिन से कहता है कि तुमने इस तरह से अपना पेट कैसे हिलाया। एमिलिन कहती है कि मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हो रहा है। दरअसल एमिलिन प्रेग्नेंट थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भागकर तुरंत वहां पहुंचता है, जहां वो देखता है कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई और भी था। दरअसल वो यहाँ के स्थायी आदिवासी थे जो हर बार यहाँ अपनी रस्म पूरी करने आते थे और इस बार भी वो अपने दुश्मन की बलि अपने भगवान को चढ़ाते हैं। ये देख के रिचर्ड डर के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आ रहा था तब उसे एमिलिन की चीखें सुनाई दे रही थी। दरअसल एमिलिन एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो उसे घर ले आते हैं, पर वो बच्चा रोए जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि ये भूखा है। वो उसे पानी और खाना खिलाने की कोशिश करता है,
पर इतना छोटा बच्चा ये सब ना ही खा सकता था और ना ही पी सकता था। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एमलिन उसे अपनी गोद में लेके अपना दूध पिलाने लगती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। वो एक लड़का था और उन्होंने पैडी की याद में उस बच्चे का नाम भी पैडी रखा था। उसके बाद रिचर्ड एमलिन को डांटता है और फिर कभी आइलैंड की दूसरी साइड न जाने की चेतावनी देता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेकर उस पुराने आइलैंड पर जाता है जहां अब पैडी का कंकाल पड़ा था। वो उस कंकाल को देखकर शरीर की बनावट को समझता है। उन दोनों के बीच आए उस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो हमेशा उसे प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो तीनों बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगा ये यहाँ के स्थायी निवासी है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देख लिया था पर अब वो वापस घर जाना नहीं चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो लोग उस पुराने आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ वो पैडी के साथ पहली बार आए थे। वहाँ जाके वो पुरानी चीजों को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करते हैं। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीली बेरिस को तोड़कर उस बोट में रख देता है जिसका उन दोनों में से किसी को पता नहीं था। वापस आते टाइम वो बच्चा गलती से नाव की पतवार को पानी में गिरा देता है तो एमलिन उसे लेने की कोशिश करती है पर वो उस तक पहुंच नहीं रही थी। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है जो पीछे कुछ फ्रूट्स लेने रह गया था। वो आता है और पानी में कूद जाता है पर तभी एमलिन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। अब उसे बचाने के चक्कर में एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक के मारती है। रिचर्ड को तो वो बचा लेती है पर अब बिना पतवार के उनकी बोट तैर के उस आइलैंड से दूर जा रही थी और देखते ही देखते वो समुद्र में बहुत अंदर चले जाते हैं। उनके पास ना खाना था और ना ही पानी। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे पर उनके साथ छोटा बच्चा था और उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है जिसे एमलिन देख लेती है पर अब कोई फायदा नहीं था। तब रिचर्ड वो बेरी उठाता है और आधी एमलिन को देता है और आधी खुद रखता है। वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरी खाई थी। पर ये लोग बेरी खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुंचते हैं जहां एक आदमी उन्हें बताता है कि वो लोग जिंदा है, बस सोए हुए हैं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का दूसरा और तीसरा पार्ट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं।